दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी का मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे जो 120 प्रश्नों का है और 2 घंटे का है और एकदम हूबहू जिस तरह से प्रश्न आएगा उसी तरह का मॉडल प्रश्न हम सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें दोस्तों अभी जो परीक्षा हुआ है पीसीएस का, कुछ प्रश्न उसमें से लिए हैं महत्वपूर्ण और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग बार बार पूछता है, उनको समाहित किए हैं। और मेरा प्रयास है कि इस प्रश्न पत्र से 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित है आपके परीक्षा में आएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होगा इसका मॉडल, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने कठिन पेपर आते हैं या इतने सरल आते हैं तो मेरिट क्या जाएगी। तो दोस्तों जिस तरह का हम प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, अगर इस तरह का पेपर आता है तो निश्चित है 75 प्रश्न पे मेरिट बन जाएगी। तो आइए हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। दोस्तों 120 प्रश्न रहेगा इसमें और 2 घंटे का होगा और पूर्णांक इसका 300 होगा, 300 नंबर का होगा और ये 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसमें। और इसमें नकारात्मक अंक भी होंगे, मतलब अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो निश्चित है सही पर आपको 2.5 अंक मिलेंगे और एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो लगभग 0.83 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं और एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेंगे, आपका 0 अंक होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। काफी महत्वपूर्ण है, करंट का है। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न है, डी न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया था। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। ये 23 सितंबर 2019 को हुआ था और भारत और स्वीडन ने इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों पालिश किया हुआ चावल जब हम प्रयोग करते हैं तो ये बेरी नामक रोग होता है, क्योंकि पालिश किया हुआ चावल प्रयोग करने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो विकल्प ए सही है आपका, विकल्प ए बेरी। अगले प्रश्न को देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ प्रचुर स्रोत दिया है। तो विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्राउन सही है। दूसरा विटामिन B2 कॉड यकृत आयल ये गलत है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल ये सही है। विटामिन के अल्फाल्फा ये भी सही है। विटामिन B2 ये आपका गलत है, बी आपका गलत है। सही क्या होगा दोस्तों, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन ये खमीर, अंडा, गोभी और हरी फली गेहूं में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये सही है। कारण, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, ये गलत है। तो आपका विकल्प सी सही होगा, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण नहीं करते हैं और भी तत्वों का संश्लेषण करते हैं। 5वां देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो इसमें केवलार, दोस्तों केवलार दिया है तो ये संश्लेषित रेशा है। टेक्साल ये कैंसर रोधी है। जिंक फास्फाइड एरोडेंट नाशी है। नाइट्रोसेलुलोज ये विस्फोटक है। तो बी सही होगा आपका, विकल्प बी से मिल रहा है जो भी उत्तर सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जिसे जैसे कपूर, नेपथलीन,
अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। विकल्प ए सही है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है जान लेते हैं। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और वाष्पीकरण आप जान ही रहे हैं, द्रव से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विसरण भी जान ही रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया ही विसरण कहलाती है। 7वां, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। 7वां ए आपका सही है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर एक सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिका होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। ये दूरभाष में आवाज और टेलीविजन में चित्र और कंप्यूटर में आंकड़ा परिवहन का कार्य करता है, उसी से होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है वे जैव उत्प्रेरक हैं, सही है। दूसरा है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब 1, 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, सभी लोग जानते हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो दोस्तों इसमें लौह नहीं पाया जाता, लौह, तो विकल्प ए सही है। बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये है पहले पे केवलार होगा, दूसरे पे फुलेरीन होगा, तीसरे पे ग्रेफीन होगा और चौथे पे ब्लैक गोल्ड होगा। तो ये विकल्प ए सही है। 10वां विकल्प बी सही, सॉरी विकल्प बी सही है क्योंकि ब्लैक गोल्ड लास्ट में है, बी सही है। 10वां का बी। ब्लैक गोल्ड अभी टाटा इंस्टीट्यूट वाले खोजे हैं, ये सोने से बना है ब्लैक गोल्ड। 11 नंबर देखते हैं। बिब्लियोमेट्री क्या है? ये सूचना प्रबंधन का उपकरण है। ये दोस्तों सी सही है आपका, सूचना प्रबंधन उपकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो, तो ये आपका डी सही होगा, वापसी की शक्ति होता है एल्बिडो। अभी चर्चा कर लेते हैं क्या है एल्बिडो। और पृथ्वी की एल्बिडो क्या है, परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है। तो ये वापसी की शक्ति होती है अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को एल्बिडो या प्रकाशानुपात या धवलता कहते हैं। अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह से वापस चमका दे तो उसका एल्बिडो 1 या 100% होता है। पृथ्वी का एल्बिडो 30 से 35% है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, पृथ्वी का एल्बिडो 30 से 35 है, 35% है। तो इसका मतलब ये वापसी की शक्ति है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया है, एक आध बार पूछा भी जा सकता है। 13, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा भी है। ये महिला किसान नहीं है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सी सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखना इसमें कौन सुमेलित नहीं, 3 सुमेलित, एक नहीं है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ये जल संरक्षण से नहीं है, गलत है। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा हुई थी, इसी के लिए ये बैठक भी हुई थी।
तो ये आपका डी सही है। अगला देखते हैं 15। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, सही है। कारण क्या बता रहा है? तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, मतलब एक विकल्प सही है, ये विकल्प आपका सही है। अगला देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। दोस्तों इसमें यह भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया, इस साल भी पीसीएस में पूछा गया है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण है, इस बार भी पीसीएस में पूछा गया है, पहले भी कई बार पूछा गया है। ये नीला हरा शैवाल होता है। नीला हरा शैवाल दोस्तों यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और जो है यह एक जैविक खाद जो है नाइट्रोजन धारी रासायनिक उर्वरक का, जान लीजिए ये सस्ता विकल्प है। धान की फसल में आप देखे होंगे ये पड़ता है और एक हरे रंग का काई धान की फसल में बन जाता है खेत में। चलिए आगे देखते हैं। सब 18 धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये डी सही है। नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, ये डी सही है आपका। आगे चलते हैं 19 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण विकल्प भी आपका सही है। ये 1987 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, जिसको यूनेप कहा जाता है शॉर्ट में, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। 20वां श्याम वीवर ब्लैक होल होता है, यह सिमट गया तारा होता है, डी सही है। ये आपका डी सही है, सिमट गया तारा होता है ब्लैक होल। ये अत्यधिक द्रव्यमान और घनत्व वाले पिंड होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण इसमें इतना अधिक होता है कि इनके चंगुल से प्रकाश की किरणें तक निकल नहीं पाती हैं, जिसको हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी कई बार पूछा है, इस बार भी पीसीएस में पूछा है। तो ये है आपका पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट को भी दोस्तों श्रीलंका हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, और पाई जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ी भी कहा जाता है। यह दक्षिण छोर से गुजरात तक फैला है, लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये दोस्तों 22 का सी सही है। नीति आयोग है आपका। नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया, नीति आयोग, सी सही है, सी सही है, ये नीति आयोग है। अगला देखते हैं 23 लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन करिए। तो दोस्तों दिया है नायक समिति, तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है। 23 तो कार्लेस समिति पहले पे आएगा, दूसरे पे आबिद हुसैन समिति आएगा, और तीसरे पे नायक समिति आएगा, और चौथे पे यश कोहली समिति आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से विकल्प आपका सी सही है, तो विकल्प सी सही होगा। देखते हैं कौन सा सी सही है आपका, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, चैती रुहेलखंड सही है। कजरी दोस्तों अवध में नहीं गाया जाता है, कजरी के लिए ये पूर्वांचल में गाया जाता है। कजरी ये मिर्जापुर और खासतौर बनारस में गाया जाता है,
और बिहार के भोजपुर में गाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका डी सही है, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, ये विकल्प सी सही है, सी सही है आपका। अभी मिलान करा देते हैं, सी सही है आपका। एका 4 सही है, 1765, मंगलौर 1784 और सालबाई की सन 1782 और मद्रास की सन 1784। तो ये विकल्प सी सही है। अगला देखते हैं, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि, तो निश्चित है जब कामगार अनुपात बढ़ेंगे तो निर्भरता अनुपात स्वाभाविक है घटेगा। तो ये सी सही है आपका, विकल्प सी सही है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, अर्थात काम करने वाले लोग अधिक हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो ये 27 काफी महत्वपूर्ण है, ये विकल्प सही है, SDG 6, विकल्प ए आपका सही है, SDG 6। देख लेते हैं SDG 7 क्या है। SDG 7 सस्ती, भरोसेमंद, आधुनिक व टिकाऊ ऊर्जा की बात करता है और SDG 8 आर्थिक विकास व रोजगार की बात करता है और SDG 9 टिकाऊ औद्योगिकरण व नवाचार का उल्लेख है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 28, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें दोस्तों क्लब ऑफ रोम सही है, विकल्प ए क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था समृद्धि की सीमा, क्लब ऑफ रोम। ये दोस्तों डेनिस मिमोज की रिपोर्ट थी जो 1972 में क्लब ऑफ रोम से प्रकाशित हुई थी। तो विकल्प ए सही है। अगला देखते हैं, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसमें विकल्प ए सही है, इसको कहा जाता है सामान्य स्थित बेरोजगारी। अगला देखते हैं, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो दोस्तों ये विकल्प डी केसी व्हीयर ने कहा था, ये डी सही है, केसी व्हीयर ने कहा था। अगला देखते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ए सही है, मोरिस के द्वारा विकसित किया गया था, ए सही है, मोरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2017 में क्या है। दोस्तों इस साल का ना पूछ के 2017 का पूछा है, तो उस समय ये 100वें स्थान पे था, ये 100वां ए सही है विकल्प। और इस समय ये जो है 102वें स्थान पे है, इस समय इसकी स्थिति 102वें स्थान पे है। अगर देखा जाए तो कुल 117 देशों की सूची में भारत 102वें स्थान पे है दोस्तों। 2010 में 95वें स्थान पे था और 2015 में ये 93वें स्थान पे था, 93। अगला देखते हैं, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना है दोस्तों 33 में इस क्या है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सही है। भारत का संविधान लागू हुआ, बिल्कुल उसके बाद लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये भी सही है, उसके बाद अनुमोदन किया था। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, ये सबसे बाद में हुआ था। इसका मतलब 1 2 3 4 सी सही है, 1 2 3 4 क्रम से सही है। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। उज्बेकिस्तान देश की राजधानी से मिलाना है, ताशकंद राजधानी है इसकी। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। तो इसका मतलब सुमेलित है, 1 2 3 4 सही है, विकल्प ए सही है।
अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 35, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। प्राकृतिक वनस्पति, दोस्तों ये 35 प्रश्न है, फर्स्ट सेकंड को मिलाना है। प्राकृतिक वनस्पति और दूसरे में दिया है क्षेत्र। तो पहला है अधिजीवी वनस्पति। अधिजीवी वनस्पति ये भूमध्य रेखीय है, 2 से सही है। बबूल ये सहारा है, 3 से मेल होगा। और सी का दोस्तों बायोबाब ये आपका सवाना है। और डी देवदार भूमध्य सागरीय है, अर्थात ये सही है, ये सही है, 35 का ए सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों पिग्मी कांगो बेसिन सुमेलित सही है। अंगामी नागालैंड ये भी सही सुमेलित है। एनु जापान ये भी सही सुमेलित है। किर्गिज ये सूडान में नहीं पाए जाते, ये गलत है। तो किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं देख लेते हैं। किर्गिज दोस्तों किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, चीन में कुछ, और ताजिकिस्तान में, और अफगान में, और रूस में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब डी आपका गलत है, जो किर्गिज सूडान में नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए। तो दोस्तों देखते हैं, सब पे चर्चा कर लेते हैं। 3 का क्यूब है, और 64 4 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है। 144 भिन्न है, यही अलग है, यही चुनना है आपको। आगे देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की है। तो अनुच्छेद 43A के तहत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। तो विकल्प डी सही है, 43A कर्मकारों की बात की गई है इसमें। अगला देखते हैं, 39, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है भी है। तो यह लागू नहीं किया जा सकता, यही सही है। यह लागू किया जा सकता, ये नहीं स्वरूप है उसका। तो जो सही है उसी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी प्रश्न है, हम आपका अधिक समय नहीं लेना चाहेंगे। तो बी सही है इसका, 39 का बी सही है। आगे चलते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा है और अक्सर लोगों का गलत होता है। अगर नहीं आप जानेंगे तो आपका भी गलत। ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, ये सही है। 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी सही है, दामोदर घाटी, दामोदर नदी दोस्तों, दामोदर नदी फेमस है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये भी प्रश्न रिपीट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा है, इस बार भी पीसीएस में देखिए पूछा गया है। तो ये डी सही है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश कहा जाता है इसको, जो बड़े शिकारी भूमि के लिए प्रसिद्ध है। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है इसको। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है? ये अभी अभी जल्दी घोषित किया गया था। ये सिएरा सियोन है, विकल्प जी सही है, सिएरा लियोन सही है, विकल्प डी सही है आपका 43, सिएरा लियोन। 44 देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में भी था। तो डी आपका होगा, कर्नाटका है नंबर 1 पे, कर्नाटका दोस्तों सही है, कर्नाटका डी सही है आपका। और दूसरे पे कौन सा है, इस पे हम लोग भी चर्चा करते हैं। तमिलनाडु दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है। अगर देखा जाए तो तमिलनाडु दूसरे पे होगा, ये दूसरे पे होगा, और महाराष्ट्र को देखा जाए तो ये तीसरे पे होगा, और कर्नाटका आपका पहले पे ही है।
आगे चलते हैं। बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक लेखिका कौन है? तो ये डी सही है, बर्नाडीन है इसके, बर्नाडीन इवारिस्तो, डी सही है। अगला देखते हैं 46। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था? तो दोस्तों ये जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया था। ये काफ़ी अच्छी खिलाड़ी ये भी हैं, इन्हीं को हराया था, जापान की हैं। अगला देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? ये विकल्प डी सही है, मांग देछू विद्युत परियोजना इसका नाम है, डी सही है, मांग देछू विद्युत परियोजना। ये दोस्तों 720 मेगावाट का है जो भारत के सहयोग से बना है। अगला देखते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ये सी सही है, सिक्किम 100% जैविक राज्य है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो दोस्तों ये बांस कला से संबंधित हैं, ये सी सही है, बांस कला 49 का सी सही है। अगला देखते हैं 50। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये आपका विकल्प सी सही है, गोला फेंक से हैं। ये गोला फेंक से संबंधित है, जिसको आप शॉट पुट कहते हैं, गोला फेंक शॉट पुट। ये शॉट पुट व जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी व मोटर रेसलिंग से भी जुड़ी विकलांग भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों 30 बार में इनको 3 बार ट्यूमर सर्जरी कराना पड़ा और शरीर का इनका निचला स्तर शून्य हो गया, निचला हिस्सा। उसके बाद भी इन्होंने 2016 में गोला फेंक में के पैरालंपिक में रजत जीता था, जो किसी महिला भारतीय महिला के लिए यह पहला अवसर था। तो निश्चित है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सोनीपत हरियाणा की रहने वाली थी। इनको 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला देखते हैं। यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है आयोग की कई परीक्षाओं में, हम देखें कई बार पूछा है इस तरह का प्रश्न। यह 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से लेन देन में क्या होगा? तो दोस्तों क्रय कमीज ज़्यादा है और विक्रय कमीज कम है तो लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा हम लोग देख लेते हैं। अगर क्रय कमीज कम होता और विक्रय कमीज ज़्यादा होता तो निश्चित है हानि होती। आइए देखते हैं क्या। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अंतर गुणे 100 बटे विक्रय की संख्या जो भी होगी, तो इसमें क्या करेंगे, अंतर 2 का है, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, गुणे कितने का, 100 का, बटे क्या करेंगे 8, संख्या इसकी कितनी है विक्रय कमीजों की 8 है, काट देंगे। चलिए देखते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 25 संयम 100, तो हो गया क्या 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प से सही का उत्तर का चयन करना है। आपको कूट को देखना है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है, इसमें कूट का मिलान करना है। 52 में पहला साइमन आयोग की नियुक्ति, तो साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी देखना है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसमें क्रम से देखते हैं कब कौन का क्या हुआ है। तो दोस्तों साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में हुई है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और महात्मा गांधी का जो है दांडी मार्च 1930 और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु दोस्तों 1915 में हुई थी। ये 15 नवंबर 1915 में मुंबई में इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से विकल्प ए सही है, विकल्प ए आपका सही है। तो साइमन कमीशन जो है, चलिए इसमें वर्ष कहिए लिख दें। तो
फिरोज शाह की मृत्यु जो है ये हुई थी 15 नवंबर 1915। 15 नवंबर 1915 कहाँ हुई थी? मुंबई में। और दांडी मार्च आप लोग जानते हैं काफी चर्चित है, ये 1930 की घटना है, 1930। और जलियांवाला बाग कांड ये 13 अप्रैल की घटना है, 13 अप्रैल 1919। और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। आगे चलते हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ये दोस्तों लाल किला में चलाया गया था, जो दिल्ली में है। सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं। ये भी कई बार पूछा गया, काफी रिपीट किया गया, कई बार, काफी महत्वपूर्ण है। तो देख, ये दोस्तों कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान के ऊपर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था लाल किला में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बताया गया है। तो कहा गया है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। 54 है दोस्तों। कारण देख लेते हैं क्या है। कारण कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। सही है, ये विकल्प भी सही है, क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो 54 का आपका हो जाएगा बी। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये गलत है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ये सही है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया, दोनों गलत है। तो इसका मतलब विकल्प ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, तो दोनों ही नहीं सही है इसमें। तो शक संवत दोस्तों पर आधारित है और ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये शक संवत पर आधारित है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 1957 को। अगला देखते हैं, चलिए। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ये 1976 सी सही है, 1976 में किया गया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो दोस्तों देखते हैं भारत में नियोजित विकास का विरोध कौन किया था। 57 का देख लेते हैं, ये सही है, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी क्या होगी? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। एचसीएफ गुणे एलसीएम अर्थात 12 गुणे 144 बटे जो भी संख्या दी हो, चाहे पहली दी हो चाहे दूसरी दी हो। तो पहली दी है तो बटे 36 कर देंगे, बराबर जो आएगा वो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 12 को काट देंगे, 12 के 12, 12 3 36, 3 को काटेंगे, 3 चौक 12, 2 बचा 24, 3 अठे 24, कट गया ये भी। तो ये हो गया आपका 48 सही है, विकल्प भी सही है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, वृत्त के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेंगे? तो ये भी काफी सरल है, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो वृद्धि परिधि में हुई है, देखते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। 10 + 10
प्लस 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे 100। दोस्तों इससे इसको काट दे रहे हैं, देंगे, इस जीरो को इसको काट देंगे तो बराबर यहाँ क्या आएगा 10 10 20 और कट जाएगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 हो गया 10 प्लस 10 प्लस 1, तो 10 10 20 और 1 21। तो ये आपका विकल्प सी सही है। 10 प्लस 10 प्लस 1 21। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट वृत्तालेख द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या होंगे। दोस्तों कोई भी वृत्त होगा तो उसमें 360 अंश के कोण बनते हैं, 90 90 90 90, 360 अंश के कोण बनते हैं। तो निश्चित है इसमें क्या कर प्रतिशत अर्थात 100 में देखा जाता है, तो 100 में 20, 100 में 20 अर्थात 20 बटे 100 गुणे 360, क्योंकि वृत्तारेख या वृत्त में 360 का कोण बनता है। काट देंगे, क्या हो जाएगा, इस जीरो को काट देंगे इससे और इस जीरो को काट देंगे इससे, तो 36 बचा, यहाँ 72, 2 बचा, 36 दूनी 72, तो निश्चित है 72 सही होगा। तो विकल्प सी आपका सही होगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो दोस्तों इसमें 29 विषय हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। तो इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कौन कौन से हैं, कब जोड़े गए हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये 1977 में, पहला देखते हैं, ये 1977 में अस्तित्व में आया, ये सही है क्योंकि 1977 में ही ये अस्तित्व में आया था। दूसरा देखते हैं, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, गलत है। इसका मतलब विकल्प एक केवल सही है, विकल्प एक सही है, 2 गलत है, तो आपका सी सही होगा। तो ये 1977 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अस्तित्व में आया था। इसके पूर्व यह प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। और प्रमुख सचिव दोस्तों सर्वोच्च अधिकारी है इसका। इस समय नृपेंद्र मिश्र प्रधान सचिव हैं इसके। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो दोस्तों ये त्रिपुरा है, विकल्प ए आपका सही है, त्रिपुरा में लागू होते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 6ठी अनुसूची जो जनजातीय प्रशासन की बात करता है, इन्हीं 4 राज्यों पर लागू होता है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं है आपका सी। बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण भी सही सुमेलित है, परमादेश भी सही सुमेलित है, तो ये सही सुमेलित नहीं है सी। प्रसिद्ध ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है, ना कि टू बी सर्टिफाइड, गलत है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसीलिए हम कह रहे हैं इस प्रश्न पत्र को आप पूरा हल कर लीजिए। निश्चित मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 प्रश्न तो इसमें से आने ही हैं। तो ये 20 है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110। तो ये धन विधेयक दोस्तों राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है या केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट का है। तो ये आपका
विकल्प ए सही है। मोतिहारी तथा आमलेखगंज को जोड़ती है, विकल्प ए सही है। दोस्तों मोतिहारी ये पूर्वी चंपारण में है और आमलेखगंज ये बारा जिला है एक नेपाल का, वहीं पे है। ये दक्षिण एशिया का दोस्तों पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रक्सौल डिपो के लिए काफ़ी अहम हो जाएगा बनने के बाद। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न 43वें सत्र में जयपुर को, दोस्तों जयपुर को काफ़ी महत्वपूर्ण है, जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये आपका ए सही है। बाकू जो कि अजरबैजान में है, ये 29 विश्व धरोहर घोषित किया गया है यहाँ पे, जिसमें जयपुर का भी नाम है। तो ये आपका विकल्प ए सही है, बाकू अजरबैजान। अगला देखते हैं, IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं, तो इसमें कौन है देखना है। आप लोग भी प्रश्न हल करते चलिए आप आगे आगे। तो ये सही है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये सही है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो ये दोस्तों बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम, उसका क्या नाम है आपको बताना है। तो ये दोस्तों ध्रुव नाम है उसका, काफ़ी चर्चा में भी रहा है, ध्रुव सी सही है। विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी से उसका क्या क्रम होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, कुल +1, कुल +1, कुल में 1 जोड़ देंगे, अर्थात 49 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। और उसके बाद पहले से उसका 18वां स्थान है तो 18 माइनस कर देंगे, फिर अंतिम से स्थान पता चल जाएगा। तो निश्चित है ये आपका आएगा 32। तो विकल्प आपका सी सही है। आगे चलते हैं हम लोग। वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, निश्चित है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे पूछ क्या रहा है, काफ़ी लोग यही पढ़ के यहीं तक प्रश्न को गलत कर दिए। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी जो पहली बार सम्मानित, इसके पहले सम्मानित हो चुकी है, उसका पूछ रहा है दोस्तों। तो निश्चित है ये प्रश्न उलझा दिया था लोगों को और लोग गलत भी कर लिए हैं। तो निश्चित है पहली होंगी एलिनार ओस्ट्राम, जो अमेरिका की थी, एलिनार ओस्ट्राम। और दूसरी कौन सी महिला है, ये ईस्थर डफलो हैं, ये दूसरी हैं। कौन सी हैं, दूसरी, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। ईस्थर डुफ्लो दोस्तों ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाई हैं। ये भारतीय मूल के एक अभिजीत बनर्जी हैं जो JNU के पढ़े हुए हैं। ये इन्हीं की पत्नी है ईस्थर डुफ्लो और इन दोनों को मिला है। और एक और है माइकल क्रेमर। तो तीनों लोगों को संयुक्त रूप से इस साल का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया है। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है। तो ये 2019 और से 2029 के बीच की है। तो ये आपका बी सही है, 2019-2029। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये दोस्तों आपका बी सही है, मैसूर में है, मैसूर में अवस्थित है, अर्थात कर्नाटका में है, कर्नाटका में ही मैसूर है। अगला देखते हैं, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका बी सही है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया। 2030 तक क्या है लक्ष्य, इसको देख लेते हैं। ये मरुस्थल पर काबू पाना है इसका लक्ष्य, जिससे गरीबी को मिटाया जा सके। तो निश्चित है दोस्तों पाया जा सकेगा, निश्चित है 2030 तक मरुस्थल पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। तो ये एक सही है, GSLV M के थर्ड M1, ये आपका ए सही है।
अगला देखते हैं, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन से किस दिशा में है? तो इसको बना के दोस्तों देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, एक बना लेते हैं। पूरब, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण होगा। कह रहा है रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ऐसे बनेगा। तो कौन है? रतन पवन के, इसका मतलब पवन यहाँ होगा और रतन यहाँ होगा। रतन पवन के 40 मीटर है, 40 मीटर दूर है। आगे देखते हैं, 40 मीटर है। अगला देखते हैं, ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व है। ललन पवन के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आप यहां जाएंगे, कितना है? 40 है। कौन है? ललन, यहां ललन है। अब कह रहा है कि ललन रतन के किस दिशा में है? तो रतन यहां है, ललन यहां है, इसका मतलब सीधे पूर्व में है। तो विकल्प आपका डी सही है, क्योंकि ये पूरब, सीधे पूरब है इसके, तो डी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो ये भी काफी बार पूछा है दोस्तों, इसीलिए आपसे कह रहे हैं पेपर हल कर लीजिए, निश्चित है आपके 20 से प्रश्न कम नहीं फंसेंगे। तिलचट्टा, तिलचट्टा का रक्त सफेद होता है। आगे चलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये दलहनी फसलों में, दालों में होता है। दालें सही है, ये सही है। तो दलहनी फसल, नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति वायुमंडल में मौजूद आणविक नाइट्रोजन से हो जाती है। दोस्तों इसमें कैसे होती है? जड़ की गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को यौगिकीकृत कर देता है। अगला देखते हैं, 79, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो निश्चित है त्रिज्या बढ़ जाएगी, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ये सही है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दोस्तों, दूध उतारने के लिए पशुओं में लगाया जाता है, प्रतिबंधित है। एस्पार्टेम ये संश्लेषित मधुरक है, ये भी सही है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, ये भी सही है। रेहान ये गलत है, तो निश्चित है यही सही है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका यही सही है। रेहान क्या है? सेल्यूलोज है। ये दोस्तों सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु है, ये एक तंतु है सेल्यूलोज से निर्मित। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो दोस्तों इसमें आप भी जानते हैं कपास प्रोटीन नहीं है। केश या बाल निश्चित प्रोटीन है। लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, स्पाइडर दोस्तों सिल्क ये आपका प्रोटीन होता है। खुर प्रोटीन होता ही है, तो निश्चित है विकल्प सही है। थर्मस जो हम सभी प्रयोग करते हैं, फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? संचालन नहीं होता, सही है। संवहनीय विकिरण नहीं होता, सही है। तो इसका मतलब क्या सही है? ए बी दोनों सही है, तो ये सी सही है। ए बी दोनों, 82 का सी। अगला देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपको इशारा करते हैं हम, 6 इंच की होती है। कौन सी है? आप लोग अनुमान लगाइए। अग्नाशय, ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है, कई बार पूछा है, पूछा भी जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सिर्फ किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है? तो ये सभी जानते हैं, जिप्सम में, सी सही है। 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ये सही है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार सही है। दुधिया मैग्नीशिया ये प्रतियम, ये भी सही है। अगला देखते हैं,
तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थित के कारण है। तो ये कौन सा सही है? आप लोग तुलसी का प्रयोग करते हैं और कहते भी औषधीय है, तो ये सी सही है। फिनाल और फ्लेवोनाइड के कारण इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगला देखते हैं 87। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। भाई हैं, चिड़ियाघर है तो होगा ही। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल कितने आते हैं? 200। यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 आता है। कितना आता है? 580 आता है। चलिए देखते हैं चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं। तो खरगोश कितने हैं देख लेते हैं। खरगोश और कासे कबूतर। खरगोश अगर पूरे मान लिया 200 हैं तो कितने हो जाएंगे पैर? तो 4 पैर होते हैं तो 800 हो जाएंगे। और कबूतर अगर पूरे हों 200 तो इनके पैर हो जाएंगे 400। अब देखते हैं अंतर देख लेते हैं। 800 580 कितने का अंतर होगा? 200 कितने का होगा? 220 का। इधर अंतर कितना होगा बताइए? इधर का अंतर क्या होगा? 180 का। 180 का अंतर हो गया। अब इसको काट देते हैं, छोटा कर देते हैं। 0 से 0 को काट दिया। 2 से 2 9 18 हो गया और 2 11 हम 22 कट गया। तो मिला हमको 9:11। दोनों को योग का योग कर देते हैं तो हो जाएगा 20। 20 मिला कितने में? इसमें 20 में इसको 9 मिला, 9 हुए और उसमें 11 हुए। और 20 200 में कितने होंगे हमको करना है। तो कितने का गुना वृद्धि हुई है? 10 की। तो निश्चित है सब में 10 का गुणा कर देंगे। तो 9 में 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब खरगोश कितने हैं? 90। और 11 में 10 का करेंगे तो 110 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कबूतर कितने हैं? 110। तो कबूतर ही तो पूछा है, बी आपका सही है। आगे चलते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? काफी महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, राजगोपालाचारी ने बनाया था। ये बी सही है। राजगोपालाचारी बी सही है, आपका बी सही है। राजगोपालाचारी ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ये एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। बी सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था? ये 1972 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1972। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ये 91-92 में, 1991-92 में। और हाथी प्रोजेक्ट हाथी ये प्रोजेक्ट हाथी 1991-92 में हुआ था। और टाइगर तो 73 में, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर किस में हुआ था? 1973 में हुआ था। और ये प्रोजेक्ट हाथी 1991-92 में। तो क्रम देख लेते हैं तो कौन सा क्रम सही होगा, मिला लीजिए आप लोग। बी होगा, सही है। बी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्नों को किस तरह से आयोग रिपीट करता है, दोहराव करता है। और निश्चित हम ऐसे प्रश्नों को समाहित किए हैं जो काफी संभावना है कि अधिकतर वो अगले परीक्षा में पूछा जा सके। चलिए, तो ये लाइकेंस होगा। ये दोस्तों लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस को स्वच्छ हवा की जरूरत होती है। ये प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भारी धातु को अवशोषित भी करता है। ये अधिक
प्रदूषण बढ़ने पे ये मुरझा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अलवणीकरण समुद्री जल सही है, प्रतिलोम परासरण पेयजल सही है, विद्युतीकरण प्रोटीन सही है, विकृतीकरण प्रोटीन सही है, पाश्चुरीकरण ये जो दोस्तों गलत है, चाय ये गलत है आपका डी, इसका मतलब सही है। तो पाश्चुरीकरण क्या है आप लोग भी जानते हैं, तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसके बाद तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाता है जिससे वो काफ़ी समय तक बना रहता है। तो काफ़ी समय तक रखने के लिए उसको इस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। अगला देखा जिसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो ये आपका सोडियम क्लोरेट है, ये सही है, सोडियम क्लोरेट। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, ये आपका मीथेन होगा, डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पे है? तो सी सही है आपका, गुरुग्राम में है। ये 95 का आपका गुरुग्राम में है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय ये गुरुग्राम में है। ये दोस्तों 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसका वो किया गया था गठन। आगे देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा होगा आपका, कौन सा सही होगा? सी सही है, दीव है, जो कि 100% सही, दीव। अगला देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDI पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, सही है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। तो इसमें होगा स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा और जीवन स्तर भी होगा। तो विकल्प आपका डी सही है। अगला देखते हैं, यदि ए भाई है बी का, तो बना लेते हैं इसको दोस्तों, कैसे देखते हैं। यदि ए भाई है किसका, बी का, ए भाई है बी का अर्थात पुरुष हो गया प्लस बी का। चलिए देखते हैं, सी पिता है ए का, सी दोस्तों क्या हो गया, सी को देखते हैं क्या हो गया, पिता हो गया किसका, ए का, ए भी पुरुष हो गया, इसका मतलब सी पिता है ए का। ई पुत्री है बी की, सॉरी डी भाई है ई का, अभी ई की कोई चर्चा नहीं है तो अगला देखते हैं। ई पुत्री है बी की, बी की एक पुत्री है क्या, बी की पुत्री है किसकी, बी, ई पुत्री है किसकी, बी की, इसका मतलब ये प्लस नहीं हुआ, ये माइनस है। बी की पुत्री है ई पुत्री है बी की। अब क्या क्या रहा है फिर, डी भाई है ई का, डी भाई है ई का, इसका मतलब इसका भाई क्या है, डी भाई, ये भाई बहन है, ये प्लस हो गया। तो कह रहा है कि डी का चाचा कौन है, तो दोस्तों ये जो भाई बहन हुए तो निश्चित है ए होगा, ए इसका चाचा होगा, ठीक है। तो विकल्प ए आपका सही है, ए। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से
अनिवार्य है। तो दोस्तों ये 21 दिन में कराना अनिवार्य है। अगर 21 दिन में आप नहीं करवाते हैं तो आपको 2 रुपये पेनाल्टी देने होंगे। तो निश्चित है 21 दिन में आपको करवा लेना है। अगर आप 30 दिन में भी नहीं करवाते हैं तो फिर आपको नोटरी बयान हल्फी देनी पड़ेगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 सम्मिलित नहीं करता। क्या नहीं करता? उच्च रक्तचाप सम्मिलित करता है, मधुमेह सम्मिलित है, HIV यही नहीं है, इसी को नहीं सम्मिलित किया जाता, इसका मतलब सी सही है। मृत्यु का पंजीकरण ये तो सम्मिलित है। अगला देखते हैं। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा? तो दोस्तों एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, सोमवार हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर लीप ईयर होता 95 तो 2 दिन आगे बढ़ जाते। तो निश्चित है हर प्रत्येक वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है, अगर लीप ईयर होता है तो 2 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है, कारण आर कहा गया है। तो इसमें देखना है क्या सही है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही है। सतत विकास के से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों को की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता की पूर्ति करता है। बिल्कुल यही सतत विकास है। इसका मतलब कथन कारण ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प ए आपका सही है। तो विकल्प ए को टिक कर देते हैं, सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? तो ये पहल है, ये आपका पहल है। आप LPG गैस के साथ पहल का नाम सुने होंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है, 10 करोड़ LPG ग्राहक हैं इसके अंतर्गत, 10 करोड़ लाभार्थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देता है, ये भी सही है। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी सही है। तीनों तो सही हैं। फिर कौन सा विकल्प होगा? सी, 1, 2, 3 सही। अगला देखते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये आपको सही बताना है। तो लगान का विनियमन सही है। अवधि की सुरक्षा ये भी सही है। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा? डी। तीनों तो सही हैं। अगला, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों 24 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि 1993 से इसे लागू किया गया था। तो निश्चित है डी सही है। कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और इसकी मनाने की शुरुआत 2010 में की गई। अगला देखते हैं 108। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये बिपिन चंद्र हैं। आपका डी सही है। डी सही है, बिपिन चंद्र। अगला देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार हिस्सा किसका है बताना है आपको। तो ये उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ये सही है। अगला देखते हैं 10वां। सुमेलित करना है। कूट दिया गया है कि एक तरफ दिया गया है उस कटिबंधीय चक्रवातों के नाम है, दूसरी तरफ देश कि वो किस देश में इस चक्रवात आते हैं। तो विली विली ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है, सही है। टाइफू जापान का है, सही है। बोग यो ये फिलीपींस का है। हरिकेन्स USA का है। इसका मतलब विकल्प डी सही है दोस्तों। विकल्प डी आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये दोस्तों
भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, जो पहले इनको संरक्षण दिया था तानसेन को, उसके बाद वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में सम्मिलित हुए थे। इसको देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। ये सुमेलित करना है फर्स्ट को और सेकंड को। इसमें एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सही है। ए का 2 सही होगा, पल्लव कांची सही है, और बी का 3 होगा, पांड्य मदुरै सही है। तो ये विकल्प सी इस तरह, विकल्प 20 आपका इस तरह सही हो जा रहा है, विकल्प बी सही है। 112 का विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं यादव देवगिरी काकतीय जो है वारंगल। सूची फर्स्ट और सेकंड को इसमें भी सुमेलित करना है 113 का, तो इसमें सुमेलित कर लेते हैं। तालचेर ये महानदी घाटी पे अवस्थित है, कोयला का क्षेत्र है दोस्तों। इसको कहाँ अवस्थित है बताना है, तालचेर महानदी पे। कर्णपुरा ये दामोदर घाटी पर अवस्थित है। सिंगरौली सोन नदी पे, और सिंगरैनी ये भी आपका गोदावरी पे है। इसका मतलब विकल्प ए सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित है? नहीं है, भारत में अवस्थित नहीं है। तो विकल्प ए आपका ये गोला मानधाता, ये कहाँ पे है? तिब्बत में है दोस्तों। ये भारत में नहीं है, ये तिब्बत के में मानसरोवर झील के पास है। बाकी आपका नामचा भी है, बरवा कामेट भी है, नंगा पर्वत भी है। अगला देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। तो कम किधर होती है हमको बताना है। तो निश्चित है किधर कम होगी, आप अनुमान लगाइए। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी, क्योंकि पश्चिमी हवा है, पश्चिम से आती है तो पूर्व जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये आपका बी सही है। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर से उठी तूफानी हवा को कहते हैं, ये जाड़े में चलती है। अगला देखते हैं 16। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो ये राजस्थान की नदी है, लूनी नदी है। इसमें ये विशेषता पाई जाती है। मूरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का उप विभाग है दोस्तों। सी सही है, बंगाल डेल्टा। अगला देखते हैं 18 दोस्तों। 2 कथन दिए गए हैं, कारण भी दिए हैं, देखना है क्या सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। सही है। उत्पादन अधिक है पर उत्पादकता क्या है? उत्पादकता 1 हेक्टेयर में उत्पादन को कहते हैं उत्पादकता। तो निश्चित है यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वहाँ से कम है, और जो है महाराष्ट्र में अधिक है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, ये भी सही है दोस्तों। व्याख्या नहीं कर रहा लेकिन सही है, इसका मतलब विकल्प बी सही है। 18 का बी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दाम ताम्र की मुद्रा है। देसाई राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। दीवान ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख हुआ करता था। जरीब ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से लंबाई मापने का वो है दोस्तों, इसे लंबाई मापी जाती है। जरीब की मानक लंबाई 66 फीट होती है। कितनी होती है? 66 फीट होती है। 66 फीट होती है, और या कह सकते हैं 22 गज। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। तो इसमें मुल्ला दाऊद, तो देखना है क्या सही है। ए का 1 सही है, चंदायन। और बी का देखते हैं दामोदर, तो 3 पद्मावती कथा। इसका मतलब विकल्प कौन सा सही है? बी बन रहा सही, बी आपका। और सी का 4 सोमनाथ राग विबोध, और अमीर खुसरो क्या हो जाएंगे फिर? आशिका। इन्होंने आशिका लिखा था। तो दोस्तों
120 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। दोस्तों इसको 120 प्रश्न बढ़िया से हल कर लीजिए। निश्चित है परीक्षा में इसमें से 20 प्रश्न, मेरा वादा है 20 प्रश्न निश्चित है पूछा जाएगा, कम से कम 20 प्रश्न इसमें से आएंगे। और आप अपने आप को आंक भी लीजिए कि कितने प्रश्न आप हल कर ले रहे हैं और कितने प्रश्न और कम हैं, और जिसे आप प्री क्वालिफाई करें। धन्यवाद। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जल्द ही हम और बेहतरीन वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। नमस्कार।